आज की इस गहन चर्चा का मतलब जो हमारा सीधा सा मिशन है वो है संविधान के उन सबसे अहम हिस्सों की गहराई में जाना जो प्रधानमंत्री की शक्तियों या फिर मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली को तय करते हैं। और अक्सर क्या होता है ना कि ये जो कानूनी भाषा होती है और ये आर्टिकल्स के जो नंबर होते हैं वो दिमाग को बहुत उलझा देते हैं। बिल्कुल उलझाते हैं। इसीलिए आज की पूरी चर्चा पूरी तरह से स्मार्ट लर्निंग पर फोकस्ड है। मतलब हम जटिल तथ्यों को रटने की बजाय बेहतरीन ट्रिक्स और निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत ही सही अप्रोच है, क्योंकि अनुच्छेदों को सिर्फ रट लेना एक बात है, लेकिन उनके पीछे के दर्शन को या कह लें फिलॉसफी को समझना वो बिल्कुल अलग बात है। संविधान निर्माताओं ने हर एक नियम के पीछे एक बहुत ही गहरा चेक एंड बैलेंस रखा है। एग्जैक्टली। और आज जब हम इन निमोनिक्स के जरिए इस राजनीतिक इतिहास को जोड़ेंगे तो ये नंबर मतलब सिर्फ नंबर नहीं रहेंगे, एक पूरी कहानी बन जाएंगे। तो इसी कहानी के पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। मंत्रिपरिषद के विघटन की बात करते हैं। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल अक्सर मन में आता है कि अगर सरकार का कोई एक मंत्री इस्तीफा दे दे या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या असर पड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है जब प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दे। देखिए, ये जो अंतर है ना, यही भारतीय संसदीय प्रणाली की पूरी नींव को समझाता है। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ, अगर किसी एक मंत्री का पद खाली होता है, चाहे इस्तीफे से या मृत्यु से, तो संवैधानिक ढांचे पर कोई आंच नहीं आती। मतलब कोई क्राइसिस नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वो महज एक खाली कुर्सी है। उस मंत्रालय का काम किसी दूसरे मंत्री को सौंपा जा सकता है या किसी नए व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। सरकार अपना काम नॉर्मली करती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद कोई सामान्य पद नहीं है। हाँ, यहीं पर वो कैप्टन वाला जो सिद्धांत है वो लागू होता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री को पूरी टीम का बेस माना जाता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सिर्फ कैप्टन ही नहीं है, बल्कि वो कील है जिस पर पूरी सरकार टिकी होती है। नियम यह है कि अगर प्रधानमंत्री पद से हटता है, चाहे इस्तीफा दे या पद पर रहते हुए उनका निधन हो जाए, तो केवल एक कुर्सी खाली नहीं होती। बिल्कुल, केवल एक कुर्सी नहीं बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। मतलब इसे ही सरकार का गिरना कहते हैं। इसके बाद कोई मंत्री अपने पद पर नहीं रह सकता। ये ताकत और कमजोरी दोनों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब एक व्यक्ति के हटने से पूरी कार्यपालिका शून्य में चली जाती है। और इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए जो हमारी पहली ट्रिक है वो सीधे इतिहास के पन्नों से आती है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जब भी सवाल उठे कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे का क्या परिणाम होता है, तो बस ये याद रखना है, सबसे पहले किसने कहा, मेरा राजीनामा। मेरा राजीनामा। ये शब्द ऐतिहासिक रूप से बहुत सटीक बैठता है। हाँ, और मेरा राजीनामा से सीधा शब्द बनता है मुरारजी। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था वे मुरारजी देसाई थे। तो ट्रिक बहुत सिंपल है, इस्तीफा मतलब मेरा राजीनामा और मेरा राजीनामा मतलब मुरारजी देसाई। बहुत बढ़िया ट्रिक है, और इसके पीछे का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। 1970 के दशक के अंत में जो सरकार बनी थी ना, वो कई राजनीतिक दलों का एक गठबंधन थे। वो बहुत ही नाजुक दौर था भारतीय राजनीति का। हाँ, जनता पार्टी वाली सरकार, राइट। जब आंतरिक मतभेदों के कारण वो गठबंधन टूटने लगा और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं हुई थी। केंद्र में पहली बार बनी पूरी की पूरी गैर कांग्रेसी सरकार गिर गई थी। ये घटना लिटरली दिखाती है कि प्रधानमंत्री का पद कितना सेंट्रल है। बिल्कुल, इतिहास से जब नियम जुड़ते हैं तो भूलते नहीं हैं। अब अगर हम प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं जी, तो एक और बहुत ही दिलचस्प धारणा है। वो क्या? आमतौर पर यही माना जाता है कि चूंकि सरकार को लोकसभा में बहुमत साबित करना होता है, जी, तो प्रधानमंत्री भी हमेशा जनता द्वारा सीधे चुने गए लोकसभा सदस्यों में से ही होना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान ऐसा कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाता। ये भारतीय संविधान के लचीलेपन की, फ्लेक्सिबिलिटी की एक बहुत बड़ी खूबी है। संविधान स्पष्ट रूप से ये अनुमति देता है कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। मतलब उच्च सदन यानी राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री का आना कोई असामान्य बात नहीं है। मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये व्यवस्था इसलिए रखी गई थी ताकि जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ को या किसी ऐसे नेता को जो सीधे चुनाव से ना आया हो लेकिन जिसका राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो, उसे देश का नेतृत्व सौंपा जा सके। और हमारे राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई मौके आए भी हैं। और इसे हमेशा के लिए याद रखने की जो ट्रिक है ना, वो बहुत ही काव्यात्मक है। इंद्र के मन में देव। इंद्र के मन में देव। अच्छा, हाँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ,
इंद्र के मन में देव। चलिए इसे डिकोड करते हैं। यहाँ इंद्र से मतलब है इंदिरा गांधी से, मन का मतलब है मनमोहन सिंह, और देव का अर्थ है एचडी देवेगौड़ा। ये तीनों ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो उच्च सदन के सदस्य रहते हुए इस सर्वोच्च पद तक पहुंचे। बहुत ही स्मार्ट निमोनिक है। और इनमें से एच.डी. देवेगौड़ा जी का जो राजनीतिक सफर है वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। वो कैसे? उनका उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट करता है। देवेगौड़ा जी राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। वो बिना केंद्र सरकार में कोई कैबिनेट मंत्री बने सीधे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए। वाओ, सीधे राज्य से केंद्र के सर्वोच्च पद पर। हाँ, और वो भी उच्च सदन के रास्ते से। ये दिखाता है कि गठबंधन की राजनीति में परिस्थितियां कैसे रातों रात बदल सकती हैं और हमारा संवैधानिक लचीलापन कैसे उस बदलाव को जगह देता है। पॉइंटर, इंद्र के मन में देव, इस छोटे से वाक्य में 3 बड़ा प्रधानमंत्रियों का इतिहास है। अब चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जिससे अक्सर लोग थोड़ा बचते हैं। संविधान के अनुच्छेदों की तकनीकी भाषा, लीगल जार्गन। हाँ राइट। लेकिन आज इन अनुच्छेदों को हम नंबरों की ध्वनि यानी उनके साउंड के आधार पर डिकोड करेंगे। बात करते हैं अनुच्छेद 77 की। गहराई से समझा जाए तो ये अनुच्छेद सत्ता के वास्तविक और नाममात्र के रूप के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो स्पष्ट करता है। इसके 3 अहम उपखंड हैं। ओके, पहला क्या है? पहला है 77(1) जो ये तय करता है कि भारत सरकार जो भी काम करेगी, अंतर्राष्ट्रीय संधियां करेगी या आदेश निकालेगी, वो सब राष्ट्रपति के नाम से किया हुआ माना जाएगा। भली फैसले असल में प्रधानमंत्री ले रहे हों। बिल्कुल, असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में है, लेकिन राज्य की गरिमा और एकता को बनाए रखने के लिए कागज पर अंतिम मोहर हमेशा देश के मुखिया यानी राष्ट्रपति की ही होती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं कि चेहरे और दिमाग वाली व्यवस्था है। चेहरा पीएम का, चेहरा प्रेसिडेंट का, और इसमें 77(2) क्या भूमिका निभाता है? 77(2) इसी प्रक्रिया को कानूनी रूप से सुरक्षित करता है। मतलब जो आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी हो रहे हैं उनका प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, ये कैसे साबित होगा कि ये आदेश सच में सरकार का है, इसके नियम खुद राष्ट्रपति ही बनाते हैं। अच्छा, तो ये ब्यूरोक्रेसी को एक लीगल फ्रेमवर्क देता है। एकदम सही। और इसका आखिरी हिस्सा है 77(3) जो सरकार के भीतर के कामकाज को सुलझाता है। सरकार के भीतर का कामकाज मतलब मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा कैसे होगा, किसे कौन सा पोर्टफोलियो या विभाग मिलेगा और सरकारी कामकाज स्मूथली कैसे चलेगा, इन सब के नियम भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये सब प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है। हाँ, ये सुनने में ना बहुत भारी कानूनी प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसे याद रखने की ट्रिक इसे सेकंडों में आसान कर देती है। सही। 77 को अगर हम हिंदी शब्दों में कहें तो वो है 77, जिसकी आवाज मिलती है 7-7 या 7-7 से। 77 और 7-7 मेक सेंस। तो ट्रिक ये बनती है कि सरकार के सारे मंत्री 7-7 यानी 7-7 मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है। तो जब भी सवाल आए कि राष्ट्रपति के नाम पर काम किस आर्टिकल में होता है, तो तुरंत याद आना चाहिए कि सब मंत्री 7-7 काम करते हैं, मतलब 77। ये बहुत ही ब्रिलियंट है, 7-7 काम करना। और ये महज शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी मंत्री परिषद के एक इकाई के रूप में काम करने की जो भावना है उसे दर्शाता है। बिल्कुल। और अगर अनुच्छेद 77 सरकार के काम करने के तरीके को बताता है, तो इसके ठीक बाद आने वाला अनुच्छेद 78 उस व्यक्ति की जवाबदेही तय करता है जो इस सरकार को चला रहा है, यानी प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों पर केंद्रित है। ऑब्वियसली अगर प्रधानमंत्री के पास इतनी सारी वास्तविक शक्तियां हैं तो उन पर कोई चेक या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। वही संतुलन है जो संविधान बनाता है। अनुच्छेद 78 सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह ठहराता है। इसके भी 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला, 78A कहता है कि प्रशासन और नए कानूनों को लेकर मंत्रिपरिषद जो भी फैसले ले रही हैं, उन सब की सूचना प्रधानमंत्री स्वयं जाकर राष्ट्रपति को देंगे। देश के प्रमुख को अंधेरे में रखकर कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। और 78B इसी जवाबदेही को एक कदम और आगे ले जाता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि अगर वो चाहें तो सरकार के किसी विशेष कामकाज या फैसले की जानकारी खुद प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। और पीएम को वो देनी पड़ेगी। हाँ, ऐसी स्थिति में जानकारी देना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे, मुझे लगता है जो सबसे रणनीतिक हिस्सा है,
वो 78C है। ये कैसे काम करता है? 78 वाकई में एक बहुत ही शक्तिशाली संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व है। इसे ऐसे समझिए, गठबंधन की सरकारों में कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग पार्टियों के मंत्री अपने अपने विभागों में स्वतंत्र रूप से बड़े फैसले ले लेते हैं। हाँ, और पूरी कैबिनेट को उसकी भनक तक नहीं होती। एग्जैक्टली। अगर कोई एक मंत्री कोई ऐसा व्यक्तिगत फैसला ले ले जिस पर पूरी मंत्रिमंडल ने विचार न किया हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकते हैं कि उस फैसले को पूरी टीम के सामने चर्चा के लिए रखा जाए। मतलब कोई भी मंत्री अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अपना अलग आइलैंड नहीं बना सकता। बिल्कुल। ये प्रावधान सामूहिक उत्तरदायित्व को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित करता है और किसी भी एक मंत्रालय को अपनी अलग जागीर बनने से रोकता है। और इस पूरी ड्यूटी और रिपोर्टिंग को याद रखने की ट्रिक बहुत ही क्रिएटिव है। 78 को हम 7 और 8 की तरह देखते हैं। 7 और 8, ओके। तो ट्रिक बनती है, प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है कि वो सुबह 7 से रात 8 बजे तक सरकार में जो भी हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे। 7 से 8 यानी 7-8 ड्यूटी और रिपोर्टिंग। सुबह 7 से रात 8 की ड्यूटी। जब आप इसे इस तरह से विजुअलाइज करते हैं तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति जो कर्तव्य है वो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर की तरह सामने आता है। तो 7-7 मतलब 7-7 काम करना और 7-8 मतलब 7 से 8 बजे तक रिपोर्ट देना। अब जब प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी स्पष्ट हो गई है तो हमारे जो ऐतिहासिक विचारक रहे हैं उन्होंने इस व्यवस्था को कैसे देखा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, खास तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, वो इस ढांचे की असली आत्मा को समझाते हैं। बिल्कुल था जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। उनका स्पष्ट मानना था कि सभी मंत्री एक टीम है और उस टीम को बिखरने से बचाने और एक साथ बांध कर रखने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री कमजोर हुआ तो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। सही कहा। और इसी विचार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही सटीक शब्द दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को सरकार का लिंचपिन कहा था, यानी मुख्य आधार या धुरी। लिंचपिन, इसका अर्थ बहुत गहरा है। अगर किसी मशीन या पहिए को देखा जाए तो एक छोटी सी पिन होती है जो पहिए को धुरी से फिसलने नहीं देती। बिल्कुल। पंडित नेहरू का मानना था कि प्रधानमंत्री वही पिन है जो एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरी तरफ मंत्रियों के बीच सत्ता और संवाद का संतुलन बनाए रखती है। वो सरकार की असली धुरी है। और इस लिंचपिन के पास शक्तियां भी उसी स्तर की होती हैं, जैसे संसद का सत्र बुलाने की सलाह देना या कभी भी लोकसभा को भंग करके नए चुनाव की सिफारिश करना। अपनी मर्जी से मंत्रियों का चयन करना और उनके मंत्रालय तय करना भी। राइट। इसके अलावा संसद के भीतर सरकार की प्रमुख नीतियों की घोषणा करना। प्रधानमंत्री सच में सत्ता का केंद्र होता है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो ये सब बिल्कुल सत्य है, लेकिन जब हम इसी सिद्धांत को भारतीय राजनीति के वास्तविक इतिहास की कसौटी पर कसते हैं तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। इतिहास बताता है कि ये लिंचपिन हमेशा उतना मजबूत नहीं रहा जितना कागज पे दिखता है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एक तरफ हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल है, जो लगभग 17 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के देश के प्रधानमंत्री रहे। ये एक बेहद स्थिर धुरी का उदाहरण है। और दूसरी तरफ एक ऐसा रिकॉर्ड है जो भारतीय राजनीति की घोर अस्थिरता को दर्शाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला कार्यकाल, जो केवल 13 दिन का रहा था। 13 दिन का कार्यकाल, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर निचले सदन में पूर्ण बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां कितनी जल्दी शून्य हो सकती हैं। और इसी से हम भारतीय राजनीति के उस दशक में प्रवेश करते हैं जिसे गठबंधन का दौर कहा जाता है। 1989 से 1999 के बीच का समय। हाँ, ये एक ऐसा समय था जब सरकारें इतनी तेजी से बन और गिर रही थीं कि आम नागरिक के लिए ये समझना ही मुश्किल हो गया था कि देश का नेतृत्व आखिर कर कौन रहा है। अगर हम इस पूरे दौर का निष्पक्षता से विश्लेषण करें तो ये पूरी तरह से बाहरी समर्थन की राजनीति का परिणाम था। बिल्कुल। किसी भी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। उदाहरण के तौर पर 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिससे कुछ अन्य दलों ने बाहर से समर्थन दिया। बाहर से समर्थन का मतलब कि वो दल सरकार का हिस्सा नहीं बने, मंत्री नहीं बने, लेकिन उन्होंने संसद में सरकार को गिरने नहीं दिया।
सही बात है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक समीकरण बदले और वो समर्थन वापस लिया गया, वो सरकार गिर गई। और यही सेम पैटर्न आगे भी दोहराया गया। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर जी ने बहुत कम सांसदों के साथ सरकार बनाई, जिसे एक बड़े दल का बाहरी समर्थन प्राप्त था। और जब वो समर्थन हटा तो सरकार फिर गिर गई। एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल के सरकारों का हश्र भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। समर्थन मिला तो सरकार बनी, समर्थन वापस लिया गया तो सरकार गिर गई। ये पूरा दशक इस बात का सबूत है कि जब कोई दल स्पष्ट बहुमत में नहीं होता तो प्रधानमंत्री एक मजबूत लिंचपिन की तरह काम नहीं कर पाता। वो पूरी तरह से सहयोगी दलों की दया पर निर्भर हो जाता है। इस अस्थिरता के लंबे दौर का अंत आखिरकार 1999 में हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनी और उसने सफलतापूर्वक अपना 5 साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। ये इतिहास सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, ये आज भी प्रासंगिक है। जब किसी राज्य में सरकारें गिरती हैं या गठबंधन टूटते हैं तो उसके पीछे यही बहुमत और भारी समर्थन का खेल होता है। और इस पूरे 1989 से 1998 तक के अस्थिर दौर के प्रधानमंत्रियों के क्रम को याद रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार ट्रिक मौजूद है। लेकिन उस ट्रिक पर जाने से पहले क्यों ना हम उन 3 प्रमुख अनुच्छेदों का एक महारिविजन कर लें जो इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं। ये एक बेहतरीन आइडिया है। अनुच्छेदों और ट्रिक्स को एक साथ पिरोने से ये पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 74। इसका निमोनिक है 74 यानी 74, जिसका साउंड है चाहत है। चाहत है? हाँ, राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, लेकिन उसे काम करने के लिए सलाह की चाहत है। इसलिए अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्री उन्हें सलाह देते हैं। 74 यानी चाहत है सलाह की। बहुत ही तार्किक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 75। राइट, 75 यानी 75। इसे हम कहेंगे पीएम का पंच। प्रधानमंत्री देश चलाने के लिए अकेले काफी नहीं है, इसलिए वो अपने 5 लोगों की या कहें अपनी एक पूरी टीम बनाएगा, जो कि सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होगी। बिल्कुल। तो 75 से याद रखना है पंच, यानी एक सामूहिक टीम। सामूहिक उत्तरदायित्व को याद रखने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। और आखिर में अनुच्छेद 78 यानी 78। इसे हम कहेंगे आठों पहर, या फिर इसे हम अपनी 7 to 8 की ड्यूटी वाली ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। हाँ, 7 to 8 वाली ड्यूटी। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो आठों पहर यानी निरंतर सरकार के सारे फैसलों की सूचना राष्ट्रपति को दे। यही सूचना देना और संवाद बनाए रखना उन्हें सरकार का असली लिंचपिन बनाता है। 74 में चाहत, 75 में पंच, 77 में साथ-साथ और 78 में आठों पहर। जब तथ्यों को इस तरह से जोड़ा जाता है तो रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। बिल्कुल। और अब आते हैं उस